हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। जैसा कि इसके पहले के वीडियो जो है उसमें हम लोग बात किए थे बेसिकली आपका प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में, रूट सिस्टम ये सब जो है, और थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस जो मेन इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो रेस्ट जो पार्ट जो आता है खासकर उसमें जैसे आपको कुछ न्यूट्रिशंस के पार्ट आएंगे, मिनरल न्यूट्रिशंस के पार्ट आएंगे, आजकल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ये सारी चीजें थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में ध्यान रखिएगा। ये एक कोर टॉपिक है। कोर टॉपिक कहने का मतलब ये है कि ये सारे हर एग्जाम के लिए, यूपीएससी खाट एग्जाम के लिए ये सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी कि वी कांट नेग्लेक्ट इट या इग्नोर इट। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नाउ जब हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, मिनरल न्यूट्रिशन, जैसे कल हम लोग बात कर चुके थे बाकी फोटोसिंथेसिस के बारे में, जैसा कि पता है कि मिनरल न्यूट्रिशन कहाँ से आते हैं, तो वो हर प्लांट जो है अपने रूट्स के थ्रू जो है एब्जॉर्ब, ठीक है, सॉइल से। The mineral of ऐसे mineral nutrition refers to absorption, transport and utilization of essential minerals from the soil। मनी से खनिजों का अवशोषण, परिवहन और उपयोग होता है। मतलब कि जो भी प्लांट प्राप्त करते हैं, रूट मिनरल कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो खनिज से प्राप्त करते हैं, मतलब कि आपको सॉइल से प्राप्त। फोटोसिंथेसिस क्रिएट द फ्यूल, ग्लूकोज बनाता है, बट मिनरल बिल्ड द बॉडी एंड मसल। पोटेशियम ग्लूकोज बना देगा, लेकिन जो मिनरल होता है वो प्लांट का बॉडी और बाकी जो एंजाइम, डीएनए वगैरह इस सब में। तो मिनरल के रोल जितना इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस है, उसी प्रकार हमारे मिनरल पे भी कई बार सवाल होगा, इसीलिए इस काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है कि आपके सोर्स ऑफ मिनरल क्या है। पहले होता है मैंने प्राइमरी सोर्स क्या मिनरल है, सॉइल है आपके। कभी भी ये एज ए सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, जब होते हैं तो ये आयन फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे केटायंस हो गया K+, Ca2+, Mg2, एनायंस होते हैं NO3, PO43, SO4। तो प्लांट ऑलवेज जो है सो प्लांट सॉलिड फॉर्म में मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। एसेंशियल, इसमें से कुछ एसेंशियल होता है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर ये नहीं मिले तो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं। स्पेसिफिक आपको डिफिशियंसी सिम्टम्स नजर आएंगे और उसका डायरेक्ट मेटाबॉलिक रोल हो, मतलब कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं उसका जो मेटाबॉलिक रोल, केमिकल रिएक्शन जो होता है अंदर, उसमें कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट होती है। ये हमारे एसेंशियल क्राइटेरिया में है। तो यहाँ पर क्या है कि फोटोसिंथेसिस ठीक है, हमें ग्लूकोज देता है, एनर्जी देता है, लेकिन बाकी जो मेटाबॉलिक रोल जो होता है जिसमें मैशिनरी काम, डीएनए एंजाइम काम करता है, और बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें न्यूट्रिशंस का बहुत जरूरत है, मिनरल्स का बहुत जरूरत है। मिनरल्स सॉइल के थ्रू आते हैं और कभी भी सॉलिड फुल फॉर्म में या इनफैक्ट एलिमेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये जब करते हैं तो आयन के फॉर्म में करते हैं, इधर केटायन होगा और एनायन होगा, जैसे K+, Ca+, Mg+2 वगैरह, NO3-2 वगैरह, इस तरह से। तो और एसेंशियल इसलिए मानते हैं क्योंकि लाइफ साइकिल कंप्लीट इसके अंदर नहीं है। पहली चीज, अगर फिर डिफरेंसी हो जाएगी तो कोई ना कोई आपको सिम्टम निकल जाएगा और मेटाबॉल में इसका डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, रिक्वायर्ड बाय प्लांट मीन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट। मतलब कि लार्ज अमाउंट कहने का मतलब कि 10 माइक्रोमोल पर केजी पर डे, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे सबसे जो एमोल, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमारे लार्ज, ये हमारे कौन कौन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, और सॉरी मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये सारे जो हमारे क्या है, अब तो मेजर मिनरल्स होते हैं, या उसको लार्ज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आए, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा 10 से ज्यादा हमको चाहिए। इसमें मेन चीज आपको एक चीज नजर आएगा कि इसके बारे में हमें जानना है, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट है
और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि ये कहाँ पर इसका इफेक्ट कहाँ नजर, कमी होगा तो कहाँ पे नजर आएगा। नाइट्रोजन प्रोटीन और क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। ज्यादा आपका क्लोरोसिस माने पीलापन फर्स्ट सीन इन होल्डर, एक चीज आप नजर आइए जो आपको आगे पड़ेगा भी। यहाँ पर ऑलवेज बात होगी पुराना पत्ती और नई पत्ती। तो कुछ की डिफिशियंसी से आपको क्या होगा कि पुरानी पत्ती में नजर आएगी, ओल्ड में, और उसके बाद कुछ की डिफिशियंसी से नई पत्तियों हम आगे देखेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन की अगर डिफिशियंसी होगी तो क्लोरोसिस का मतलब होता है पीलापन, और पहला जो है जो पुरानियां पत्ती होंगी वहां पे ये पीलापन नजर आएगा, ठीक है। फास्फोरस ये एटीपी, डीएनए और आरएनए के लिए आवश्यक है। जैसे आप फोटोसिंथेसिस में देखे हैं कि फास्फेट का इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमारा बेसिकली जैसे एटीपी, डीएनए, आरएनए के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये अगर हमारा ये कम हुआ तो क्या होगा आपका कि पुअर रूट ग्रोथ, जो जड़ का जो विकास जो है वो कम होगा, ठीक है। फास्फोरस से पोटाशियम रंध्रों का खुलना, स्टोमेटल कंट्रोल, लीफ मार्जिन नेक्रोज पत्तियों के किनारे का जलना। अगर कोई सवाल आ रहा हो कि पत्तियों के किनारे का जलना जो है वो किसकी कमी से होती है, तो आपको पोटाशियम। और दूसरा चीज क्या होगा कि स्टोमेटल जो ओपनिंग होता है, खुलना बंद होना, जो गार्ड सेल जो काम करता है, इस पर भी असर पड़ता है। तो नाइट्रोजन क्या हुआ, पीलापन होगा, और खासकर वो पुरानी पत्तियों में। फास्फोरस जो होगा आरएनए, डीएनए वगैरह होगा, और इससे देखिएगा कि रूट का ग्रोथ आपका सही नहीं होगा। जब पोटाशियम की बात करेंगे तो जाहिर से स्टोमेटल गार्ड का ओपनिंग और क्लोजिंग से रिलेट करता है ये, और खासकर जो है सो लीफ मार्जिन की में जो है सो आपको किनारे जला हुआ टाइप का नजर आएगा, ठीक है। मैग्नीशियम इज द सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल। मैग्नीशियम को कहा जाता है सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल, का मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल के लिए सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे और भी चीजें क्लोरोफिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो मैग्नीशियम। और खासकर जो इंटरवेनस क्लोरोसिस होता है, नसों के बीच का पीलापन, ये भी एक हो सकता है, लेकिन क्लोरोफिल के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपको कैल्शियम होता है। ये आपका कोशिका भित्ति सेल वॉल के निर्माण के लिए, डेथ ऑफ द ग्रोइंग टिप्स, अस्वस्थ कोशिकाओं की, अग्रस्त कोशिकाओं की ग्रोइंग टिप जो होता है वहां पर उसका डेथ हो जाएगा, मतलब कि सेल वॉल का निर्माण में ही ज्यादा आपका काम आता है। तो आपको ये भी यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं, यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं ना। रोल में भी आ सकते हैं, और डिफरेंशिएशन सिम्टोम में आपको कहीं से सवाल पूछे जा सकते हैं। और चूंकि आजकल जो है सो ज्यादातर इस टाइप से देखा जा रहा है बीपीएससी में, जो चूंकि जो बिल्कुल करे स्टैटिक टाइप हो जाता है, उससे पूछते पूछते थोड़ा सा इधर डाइवर्ट हो गया, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम बात कर ले, नाइट्रोजन होगा, प्रोटीन की कमी जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, और इसमें सबसे बड़ी चीज होगी आपका क्लोरोसिस। फर्स्ट पहले से दिखाने जाएगा तो पुराने पत्ती में जाएगा। फास्फोरस एटीपी और डीएनए वगैरह बनाता है, आरएनए, और इसके लिए इसकी जब कमी होगी तो जैसा जड़ों का विकास आपका कम होगा। आप देख रहे हैं ना, रोल भी है, और इसके साथ साथ सिम्टम कहाँ नजर आ रहा है, दोनों आपको साइड बाई साइड लेकर चलना होगा। पोटाशियम रंध्रों का खुलना, आप समझ सकते हैं, स्टोमेटल कंट्रोल जो होता है, और साथ ही साथ जो लीफ मार्जिन नेक्रोसिस, मतलब कि आपका जो है सब पत्तियों के किनार मार्जिन जो होता है किनारा, वो पीला हो सकता है, जलना हो सकता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल स्टेट में सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द क्लोरोफिल, इसमें इंटरनल क्लोरोसिस मतलब नसों के बीच का जो पीलापन आपको बहुत पत्ती में नजर आता है। कैल्शियम कोशिका भित्ति सेल वॉल में इसका निर्माण होता है। तो डेथ ऑफ ग्रोइंग टिप्स जो होते हैं हमारे सबसे ऊपर वाला जो सेल का टिप, उसका डेथ। तो दैट्स ये आपको याद रखना। अब मैं बात करता हूं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये आपके क्या हो गए, मैक्रो था। माइक्रो का मतलब कि सूक्ष्म, मतलब कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इक्वली एसेंशियल। आयरन, क्लोरोफिल सिंथेसिस, एलोइंग ऑफ येलो लीव्स। आप फिल किए,
नाइट्रोजन फर्स्ट सीन इन द ओल्डर लीफ। नाइट्रोजन जब आ रहा है तो वहां पर क्या पुराने पत्तियों में पीलापन नजर आ रहा है, लेकिन जो आयरन हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, आपका देख रहे हैं कि नई पत्तियों में फ्लोर है, आपको पीलापन हो गया। इसका मतलब कि आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, दोनों में अंतर। तो नाइट्रोजन होगा तब पुरानी पत्तियों में होगा, और आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको नई पत्तियों में पीलापन। ठीक है। जिंक ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीजन सिंथेसिस, ये ऑक्सीजन हम लोग इसी टॉपिक इसी चैप्टर में देखेंगे। ऑक्सीजन जो ग्रोथ को रिलेट करता है, माने कि उसके उसके हार्मोन में, माने कि ग्रोथ हार्मोन के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी। द स्मॉल लीव्स शॉर्ट इंटरनोड्स, जैसे आप जानते हैं, मैं पत्ती जितना साइज उतना साइज का पत्ती नहीं होगा, और स्मॉल इंटरनोड का मतलब जैसे दो नोड आपने देखा है पत्ती में, तना में, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हमको इंटरनोड कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इस इंटरनोड जितना उतना नहीं बल्कि उससे छोटा हो जाएगा, मतलब लंबाई छोटी हो जाए, सिंपल सी। कॉपर, कॉपर का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दोनों चीज फंक्शन भी है और इसका डिफिशियंसी, दोनों बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने काफी डिटेल में इस पर डिस्कस किया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, समझ ना। तो कॉपर का काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मदद करना, और ऐसे डिफिशियंसी जो होगी आपका आपका जो है सो डाइबैक ऑफ सूट्स, मतलब कि टहनियों का सूखना, टहनियां जो है सो वो सूखने लगेगी। ठीक है। बोरन सेल वाल, जैसे आपने कैल्शियम में देखा तो सेल वाल फॉर्मेशन, उसी प्रकार इसमें इसमें भी आपका वही है। तो बोरन और कैल्शियम दोनों का काम देखिए, सेल वाल फॉर्मेशन, यहाँ भी देख रहे हैं आपका कैल्शियम सेल वाल निर्माण, डेथ ऑफ ग्रोइंग टिप्स, यहाँ भी देख रहे हैं आपका डेथ ऑफ ग्रोइंग टिप्स। इसका मतलब ये हुआ है आपका, मतलब कि विकासशील भाग का मरना। तो बोरन और कैल्शियम का मोटा मोटी आप समझ जाए कि सेम काम आता है, वो आपका मेजर में आता है, माइक्रो में आता है। ठीक है। मैंगनीज एंजाइम एक्टिवेशन, अब यहां पर एंजाइम एक्टिवेशन है, और वहां पर आप देख रहे हैं क्या, तो आपका फास्ट आपका एंजाइम में कौन काम कर रहा है आपका, नहीं यहाँ पर नहीं, जैसे जैसे हमारा जो भी चीज है यहाँ पर, यहाँ यहाँ एंजाइम का से डायरेक्ट रोल नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे यहाँ पर एंजाइम में जो है सो ये जिंक, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, सॉरी यहाँ जिंक से देख लेते हैं, तो जिंक भी आपका एक पर्टिकुलर एंजाइम की बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन से, और यहाँ पर मैग्नीज जो है सो बेसिकली एंजाइम एक्टिविटी, ब्राउन स्पॉट और क्लोरोसिस, भूरे धब्बे से यहाँ पर ज्यादा रिलेट कीजिए आप। मैग्नीज क्या है, तो ब्राउन स्पॉट्स भूरे धब्बे, बहुत पेड़ में हमारा ब्राउन स्पॉट लग जाता है या पूरा धब्बा हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नीज। मोलाइबेडियन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन डिफिशियंसी लाइक सिम्टम, नाइट्रोजन डिफिशियंसी कहाँ होता है, तो पुरानी पत्तियों में पीलापन आता है, मोलाइबेडियन वहीं से। क्लोरीन ऑस्मोटिक बैलेंस, विल्टिंग लीफ मोटिंग, मतलब मुरझाना होता है ना, ये आपको इसमें क्या होगा कि ऑस्मोटिक बैलेंस आपका बिगड़ने लगता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि आयरन आपका जैसे कि आपका नाइट्रोजन जो होता है पुरानी पत्ती में पीलापन देखा जाता है, तो उसी प्रकार आयरन जो है सो आपको नई पत्ती में पीलापन। ठीक है। जिंक का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन सिंथेसिस, छोटे पत्ती आपका छोटा हो जाएगा और इंटरनोड आपका छोटा होगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपका हो चुका है, और टहनियों का सूखना, या इसको ऐसे याद करिए, समझे ना। अगर टहनियों का सूख रहा है, किसकी कमी से हो रहा है, तो कॉपर के कमी से हो रहा है। बोरन सेल वाल फॉर्मेशन, जो सेम काम आपका कैल्शियम कर रहा है। मैंगनीज एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम को एक्टिव, ब्राउन स्पॉट्स क्लोरोसिस, मतलब कि पूरे धब्बे जो लगते हैं ब्राउन स्पॉट, वो आपको है। मोलाइबोडियन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जाहिर सी बात नाइट्रोजन डिफिशियंसी के कारण जो सिम्टम हो रहा है पुराने पत्तियों में होगा। क्लोरीन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस, और पत्तियों का मुरझाना और सूखना, वो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे यू कांट मिस इट, चाहे आपको जैसे भी याद रखना है, जैसे भी आपको समझना, बस एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं, और सवाल आएंगे तो आपको
पर्टिकुलर करके ही आएंगे। मैचिंग में यूजुअली कम आ जाए तो बेटर है, तो ज़्यादा इजी होता है, बट अगर इंडिविजुअल करके सवाल आ जाएंगे तो वहाँ पे आप यहाँ गलती करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप नहीं है, क्लोज रिलेशन से कंफ्यूजन ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ पे प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, खासकर जब भी हम लोग मिनरल्स पे बात कर चुके, इधर सवाल जो देखे गए हैं वो मिनरल्स रिलेटेड सवाल ज्यादा। पहले क्या एंजाइम हार्मोन्स ये सवाल ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन इधर जो चेंजेस जो देखे गए हैं वो सवाल जो है सो आपको मिनरल से रिलेटेड सवाल ज्यादा पूछे, चाहे वो प्लांट के केस में हो या आपको ह्यूमन बॉडी के केस में हो या अदर चीज में हो। इसीलिए जो है सो कमिंग एग्जाम के लिए हम कहते हैं कि ये मिनरल्स टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी और भी आगे मिलेगा, इसलिए इस पर और इसको आप जैसे याद कर सकते हो, चाहे आपको जितना भी समय लगे। मेरा अपना सजेशन ये होगा कि गो एंड इसको याद खोड़ जो जैसे, इसमें छूटने का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं, ऐसा नहीं कि चलो 4 को याद किए 2 को छोड़ दे तो क्या हो, नहीं। ये कहना मुश्किल है कि किस चीज से पूछे, कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है या कोई ऐसा नहीं अनइम्पॉर्टेंट, सारे के सारे इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। मोबाइल वर्सेस इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स, गतिशील ब्रह्मचर्य। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स ये एराई न्यूट्रिएंट टू प्लांट के अंदर, मतलब कि पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों तक स्थानांतरित हो सके, वैसा चीज जो पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों तक उसको हम लोग कहेंगे मोबाइल। और जो हमारे पुरानी डिफरेंसी कहाँ देखेगी, अगर कोई चीज की कमी है तो पुरानी पत्ती में डिफरेंसी दिखेगी, और रीजन क्या, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को पुरानी पत्ती से नई पत्ती में स्थानांतरित कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को पुरानी पत्तियों से नई पत्ती में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो मोबाइल क्या होता है हमारा, पुरानी पत्ती से नई पत्तियों में स्थानांतरित, जैसे आपका ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, तो इसकी कमी जो है सो आपको पुरानी पत्ती में पहले नजर आएगी। बढ़िया, तो मोबाइल कई बार एक दो सवाल में भी सवाल का ही पार्ट है सर, मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या कहेंगे, तो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पुरानी पत्ती से आपको नई पत्तियों में ट्रांसफर, और इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, ये पौधे में एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, बोरन है, मैग्नीशियम, सल्फर। इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स पुरानी पत्तियों में पुरानी पत्तियां स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, इसलिए नई पत्तियां केवल मिट्टी से प्राप्त पोषक तत्वों पर निर्भर होती है, और उनकी कमी होने से सबसे पहले ये प्रभाव करती है। आपको समझ में आया कि हमारा जो है तो जैसे न्यूट्रिएंट्स दो जगह से, एक तो है कि हमारे क्या पुरानी पत्ती से नई पत्ती में ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर कुछ जो इमोबाइल होते हैं वो उनकी कमी से भी हो जाए, क्योंकि वो पुरानी पत्ती से ट्रांसफर नहीं है, तो जब होगा तो सॉइल से ही मिलेगा, और ऐसी स्थिति में जो सॉइल में डिफिशियंसी हो जाएगी तो डेफिनेटली वो डिफिशियंसी आपको, ठीक है, तो ये नई पत्ती तक डायरेक्ट, ये हमारे लिए नाइट्रोजन साइकिल तो ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, इस पर ज्यादा नहीं, 3-4 चीज आपको सिर्फ ध्यान रख लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। वैसे बेसिकली जो साइकिल की बात है, जैसे बात करते हैं, टर्म याद रखें, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन एंड डेंट्रिफिकेशन, ये 4 चीज को खाली आपको याद रखना। अब क्या क्या चीज है नाइट्रिफिकेशन, ये कहता है हमारा नाइट्रोजन फिक्स करना, मतलब कि नाइट्रोजन फिक्स कैसे होता है, तो नाइट्रोजन जो फिक्स होता है, हमारा नाइट्रोजन है कहां, प्लांट कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, उनके जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन में, इसी कारण जैसे प्लांट उसको नहीं कर सकते, उसको अनस्टेबल फॉर्म बनाए, अनयूजेबल फॉर्म बनाने के उसको जैसे ब्रेक करना पड़ता है उस बॉन्ड को, और इसीलिए जैसे हम इसको नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन कन्वर्ट किसमें होता है, पहले अमोनिया में कन्वर्ट, जो एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो किसमें फॉर्म होता है, अमोनिया में पहले फॉर्म होता है,
इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिल्म है। तो नाइट्रोजन सीधे कन्वर्ट तो किसके द्वारा होता है? तो यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, जिसमें राइबोजियम, अजियोबैक्टीरियम और साइनाबैक्टीरिया, ये मेन आपका ये तीन होते हैं जो आपका जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं आपको किसमें? तो अमोनिया में कन्वर्ट। दिस इज द नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन का मतलब ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कि अमोनिया एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन को नाइट्रोजन को कन्वर्ट किसमें करेंगे? तो अमोनिया। इतना याद है। ये स्टेज कौन कौन करते हैं? तो आपके सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? राइबोजियम, एजोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन, ये जो अमोनिया जो है ये क्या होता है कि कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, समझ रहे हैं ना? तो ये जो है सो नाइट्रेट और वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा नाइट्रेट। बस दो चीज होता है, अमोनिया फर्स्ट कन्वर्ट होता है नाइट्राइट, और नाइट्रेट में NO2 होता है, और फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है जिससे वो होता है। तो एक्चुअली जो है वो क्या लेता है? तो वो हमारा NO3 माने नाइट्रेट फॉर्म वो ज्यादा यूज करता है। तो जब हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको जो है सो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा होता है? तो हम राइबोजियम, एक्टोबैक्टीरियम और साइनोबैक्टीरियम। वही जब यहाँ आ जाता है तो हमारा नाइट्रिफिकेशन कहते हैं हम लोग कि अमोनिया कन्वर्ट फर्स्ट नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रोसोमोनस, ये आपका अमोनिया का प्लस नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रोबैक्टर जो है वो आपको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट को। प्लांट मोस्टली ऑब्जर्व नाइट्रेट, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट है एसिमिलेशन का मतलब है ये अब रिएक्शन वापस है। नाइट्रेट किसे बढ़ता है? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से बन जाता है ये प्रोटीन में। ये कहाँ होता है? तो प्लांट, और बाद में वो एंजाइम वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका तीसरा हुआ। तो तीसरा अपना प्रोटीन बना, और पुनः जो है अभी कन्वर्ट किसमें होगा? अमोनिया में। अमोनिफियर में डेड प्लांट्स एनिमल जैसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये भी किसके द्वारा किया है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। किसके? तो डिकम्पोज बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा ये डिकम्पोज किए जाते हैं, और पुनः जो है सो क्या होता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अमोनिफिकेशन और डेंटिफिकेशन का मतलब होता है। और पुनः जो है सो हमारा नाइट्रोजन गैस में हम कन्वर्ट बाहर चला एटमोस्फेयर में, अमीनो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये आपका ये एक नाइट्रोजन साइकिल का एक छोटा फॉर्म है। सिर्फ ये हो सकता है स्टेप्स पूछ जाए, जैसे सबसे पहले आपका होता है जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन हुआ, उसके बाद आपका जो है सो एसिमिलेशन, ऑक्सीडेशन, उसके बाद अमोनिफिकेशन, और लास्ट में आपका डेंटिफिकेशन। ये फ्लो चार्ट का लो ना। अब हम बात करेंगे आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट टॉपिक का। तो हम कहते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट था, तो ये सारे टॉपिक पहले से रिपीट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब चीज बहुत ज्यादा होता है। कुछ चीजें इस ट्रांसपोर्टेशन में हम बात करेंगे, स्पेशली जब हम बात करेंगे किस पर? तो आपका जो है सो रूट ऑब्जर्व रूट जो एब्जॉर्ब करता है पानी या मिनरल, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती है, इसे वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या? पौधों में पानी जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट जाएगा, या फिर जो खाना बनेगा आगे जाएगा। तो जैसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द प्लांट, जल होगा, खनिज होगा, और प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, इसलिए वेस्कुलर टिश्यू द्वारा जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जाहिर सी बात है जाइलम जो है सो आपका डेड टिश्यू का होता है, और ये जो है सो वन वे ट्रैक होता है, वन वे ट्रैफिक, सीधे जो है सो रूट से वो निकलकर ऊपर तक जाता है, लीड तक जाए। लेकिन फ्लोएम जो है वो आपका बोट वे होता है, मतलब आता भी है जाता भी है, बस इतना सी। क्यों जरूरी है? तो जाहिर सी बात है रूट से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है, जो लीव्स तक ज्यादा जरूरी है। कभी खाना बना लीव्स फूड बनाते हैं, रूट से और फूड तक पहुंचाते हैं।
ठीक है, जाहिर से टर्गिटी ग्रोथ मेटाबॉलिज्म ट्री अपना ठीक होकर बट, लेकिन हम ज्यादा बात करेंगे आपको मोस्टली डेट होता है फोलोएम जो आपका लिविंग जो हम बात कर चुके हैं। जैसे पहले भी देख चुके, कल भी बात किए थे कि स्टोरेज जो होता है वो स्टार्च में होता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सुक्रोज में होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये यहां से हम बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन, रूट हेयर प्रोसेस, ऑस्मोसिस, रूट हेयर सरफेस एरिया। अब देखिए, दो टर्म का ऑलवेज आपको ऑलवेज प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, वेदर ऑस्मोसिस होगा है ना, कि डिफ्यूजन होगा। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को समझने का सबसे आसान तरीका यही है भैया कि ऑस्मोसिस जब होगा तो जल पानी, बस सीधी सी बात है। डिफ्यूजन होगा वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, इसलिए ऑस्मोसिस मतलब कि तो जल का जब भी मूवमेंट होगा तो दैट इज ओनली वन थिंग नोन एज ऑस्मोसिस, और बाकी न्यूट्रिएंट्स में अगर जा रहा है ये सारे हमारे किससे होंगे, तो डिफ्यूजन हो गया। चलिए, तो अब्जॉर्ब किससे करता है, तो रूट हेयर, क्लियर है। वो प्रोसेस ऑस्मोसिस, पानी ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो वाई ऑस्मोसिस, सॉइल में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और जहां पे, और ये क्या देखते हैं कि वाटर कंसंट्रेशन का मतलब क्या, पानी सॉइल में पानी ज्यादा होगा, पेड़ में कम होगा, रूट हेयर में कम होगा, तो पानी जो है सब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगी, एंड दैट इज द ऑस्मोसिस। सिंपल सा टर्म यही है, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसलिए और क्यों, और जो आपका रूट हेयर है वो आपका क्या करता है, सेमी परमेबल मटेरियल का काम, सिंपल से बात है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं बेसिकली इस पर, बेसिक फ्लो की। ये अगर पूछेगा तो इस पर कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आपको आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा मैं फोकस कर, बेसिक फ्लो, वाटर सॉइल से इंटर करता है। सबसे पहले इंटर किसमें करेगा, रूट हेयर, रूट हेयर से कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एक्साइलम। ठीक है, समझ रहे हैं ना, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड एक्साइलम। अब यहां पर देख लीजिए, समझ लीजिए आप, ये आपका है, ये आपका सेल वॉल है, एंडोडर्मिस है, दिस इज द कॉर्टेक्स, आगे बताएंगे क्या क्या, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और यहाँ पर यहाँ एक्साइलम तक पहुंचने के पहले जो है सो आपका एक कुछ आपको फिगर नजर आ रहा है। ठीक है, हम लोग इसी बात के, दो तरह का होता है, एपोप्लास्ट टर्म आएगा और सिम्प्लास्ट नजर आएगा। अब इसी पर हम लोग आज जो है सो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। यूनिसेलुलर आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस कहते हैं। वाटर एब्जॉर्ब क्या होता है, एब्जॉर्ब बाय थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू जो है ऑब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, वाटर इंटर सॉइल, इंटर फ्रॉम सॉइल इनटू रूट हेयर। अब देखिए, दो पाथ होते हैं, जैसे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि एक आपका साइटोप्लाज्म होता है जो सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में रहता है, और एक होता है आपका सेल, ठीक है, कोशिका भित्ति के बीच के दीवार, इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है। तो एपोप्लास्ट का मतलब होता है कि वाटर मूव्स थ्रू सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। यहां पर साइटोप्लाज्म में वाटर इंटर नहीं करता है, जा रहा है, ये जैसे सेल वॉल से पानी जा रहा है ना, तो सेल वॉल से जो पानी जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको एपोप्लास्ट का मतलब होता है जहां पर कि पानी जो है सो या तो सेल वॉल के जाएगा या फिर जो है सो इंटर स्पेस, इंटरसेलुलर दो सेल के बीच का स्पेस है वहां जाएगा। तो इस प्रकार के जो पानी का जो मूवमेंट जो होता है वो आपका एपोप्लास्ट होता है। ठीक है, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट का वाटर मूव्स टू साइटोप्लाज्म।
इसका मतलब ये होता है कि जहां पर कि वाटर जो है सो सेल वॉल से मूव नहीं करता है, बल्कि जो है सो कैसे आता है साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पानी आपको ऐसे मूव किया, सेल देख यहाँ से पानी नहीं जा रहा है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जा रहा है कॉर्टेक्स में पानी सेल वॉल से गया, यहाँ पर आकर देखते हैं ये चीज जो है, अब यहाँ पर क्या होता है कि सेल वॉल से पानी नहीं जाता है, बल्कि ये वहां पानी कहाँ जाता है, तो साइटोप्लाज्म से पानी जाता है। और यहाँ पर आप ये चीज को देखिए, ये होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये एक प्रकार का स्ट्रिप है जो आपको अनवांटेड चीज को रोक देता है यहाँ जाने के लिए, और फिर जो है सो यहाँ पर आकर फिर ये जैसा साइटोप्लाज्म में आता है, इस सेल वॉल के थ्रू होते आपको यहाँ। तो पानी जो है सो एंडोडर्मिस कहाँ आता है, कॉर्टेक्स में आता है, ये जस्ट रूट के पार्ट्स है ना, यहाँ पर इतना नहीं आता, ठीक है। फॉर कंट्रोल मूवमेंट जो है आपको, है ना, सेल के बीच में प्लाज्मोडेमाटा होता है, दिस इज प्लाज्मोडेमाटा, देख रहे हैं, ये वाला बीच का जगह जो है, जस्ट कंट्रोल द मूवमेंट। कॉर्टेक्स मेड ऑफ द पैरेन्काइमा सेल, वाटर मूव द एपोप्लास्ट। अच्छा, और सिर्फ दोनों साइटोप्लाज्म यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं सॉरी से गलत बोल दिया था, ये यहाँ दोनों से पानी जाता है। एंडोडर्मिस, तो ये आपका एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, और ये एंडोडर्मिस में क्या होता है, रूट हेयर का लास्ट लेयर होता है, माने कि रूट हेयर का 3 लेयर, सबसे पहले क्या एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, और देन आपका एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में क्या होता है, आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, माने कि आपका एंडोडर्मिस में सिर्फ आपका एपोप्लास्ट होता है, मतलब कि सिर्फ आपका सेल वॉल जाता है, और आपका कॉर्टेक्स में आपका दोनों से जाता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर जाता है आपका सिर्फ आपका एंडोडर्मिस में, वो आपका कंट्रोल पॉइंट होता है, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये आपका एंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, जहां पानी आपको इसको क्रॉस करता है, साइटोप्लाज्म अंदर से पानी क्रॉस करता है, और इसीलिए जो है ये एपोप्लास्ट पाथवे को ब्लॉक कर, एपोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ, शेल वॉल वगैरह से पानी जा रहा है उसको ब्लॉक कर देता है, और यहाँ पर जो है सो आपको पानी सिर्फ आ जाएगा तो सिम्प्लास्टिक आएगा, ठीक है। इसे और एंडोडर्मिस का ये लास्ट समझ आ गया, एक वो था, तो ये मेरा मूवमेंट हो गया। वाटर को मजबूर किया जाता है, सेल वॉल साइटोप्लाज्म, इतना ही सब ठीक है, मेन इसका। अब है कि एसेंट ऑफ शेप का कहने का मतलब ये है कि पानी हमारा ऊपर कैसे चलता है। तो पानी जो ऊपर जो जाता है वो क्या होता है कि आपका पत्ती से पानी बाहर निकल रहा है एवेपोरेशन के थ्रू, तो क्या होता है वहां पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर, वहां पानी जो एक्स्ट्रा प्रेशर, तो आपका पैक्टिक वो क्या होता है, अब पानी जो है सो क्या होता है एसेंट ऑफ शेप, मतलब वहां पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जिसके कारण जो है सो पानी यहाँ नीचे से ऊपर खिंचाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लीव्स से वाटर एवेपोरेट हो रहा है, निगेटिव प्रेशर बनता है, वाटर ऊपर खींचता है, और कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनता है। टॉल ट्री का यही कारण है। रूट हेयर से सक्शन प्रेशर, रूट हेयर का मतलब क्या हुआ आपका, मतलब अपना छेद होता है, पानी ऑब्जर्व करता है, और थीन वाल और लार्ज वैक्यूल होने के कारण पानी आसानी से, इसे जनरली वाल पतला होता है और इसका लार्ज वैक्यूल्स होता है, जिसके कारण पानी आसानी से प्रवेश कर सकता है। ये सवाल एक दो बार पूछे, सक्शन प्रेशर क्या है। सक्शन प्रेशर मतलब क्या, पानी खींचने की क्षमता, पुलिंग पावर ऑफ द सेल। कोई भी सेल जो है से होता है, पानी रहता है, पानी कितना खींच सकता है, यह बताता है कि सेल में कितनी ताकत से पानी को अंदर खींच सकता है। रूट सेल हेल के अंदर क्या होता है, सैल्यूट ज्यादा होते हैं सेल के अंदर, सॉइल में आपको वाटर ज्यादा होता है, पानी कम होता है। जब रूट हेयर में विलय सांद्रता अधिक होती है, मतलब विलय सांद्रता का मतलब क्या हुआ, आपका जो आयन अगर ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, उसका दबाव बढ़ जाता है, और इस कारण जो है वो क्या होता है, मिट्टी को जल से अपनी तरफ अवश्य देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंसंट्रेशन अगर मेरा किसी चीज का बढ़ जाएगा, समझे ना, वहां पानी कम होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, पानी को खींचेगा अपनी तरफ,
तो जब सेल वॉल में हमारा जो है सो जब रूट हेयर में जब आयरन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, जब मिनरल्स होगा तो क्या होगा, वहां पानी कम हो गया उसके पहले के रेस्पेक्ट में, तो वैसी स्थिति में क्या करता है, वो पानी को क्या करता है, सॉइल से ड्रॉ करता है। ठीक है, और और यही हमारा ऑस्मोसिस का कारण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और वाटर के घिंचने की टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा। मेन चीज ये है कि रूट हेयर में अगर मेरे पास कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा वाइल का आयन का कंसंट्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा जो है सो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और से और पानी को खींचेगा। ठीक है, सेल वाल में दो फोर्सेस का, एक ऑपोजिट वाटर को अंदर और दूसरा आता है टारगेट प्रेशर। टारगेट प्रेशर जो है सो टारगेट प्रेशर कर जाता तुरगत हुआ, सेल के अंदर वाटर भर, अब पानी भरेगा तो एक प्रेशर बनेगा, और वही जो प्रेशर क्या होता है, ये बाहर की ओर पुश करता है। और ये क्या होता है, जब कोई चीज भरेगा तो फेंके ना बाहर का प्रेशर, एंड दिस इज द ये टारगेट होता है। तो अब जैसे कि अब डिफरेंट, अब इसमें क्या होगा, अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हाई, मानी ढीला कोशिका का मतलब क्या हुआ, ढीला कोशिका का मतलब ये हुआ कि आपका जो है सो टारगेट प्रेशर जो है क्या हुआ, मतलब कि कम है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ है कि पानी वहां भरा हुआ नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है सो आयरन का कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा है, आयरन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी कम होगा। पानी कम होगा तो क्या होगा, टारगेट प्रेशर आपका जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट नहीं है तो जीरो है। तो वैसे स्थिति में आपका, जब हम कहते हैं ढीली कोशिका से फ्लैसिड सेल पे जो होता है, इसका मतलब कि वहां पर टारगेट प्रेशर जीरो हो रहा है, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सो बहुत हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने का मतलब क्या, पानी आसानी से अंदर खींचेगा। तो आपका यहाँ पर आपका सक्शन प्रेशर जो है आपका जो है आपका हाई हो जाएगा। एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और एक जो है सो आपका सक्शन प्रेशर, जो आपका सक्शन प्रेशर है एसपी, ये आपका नेट इफेक्ट करता है। और यही जो है ऐसे ऐसे पानी आपका बहुत तेज है, टारगेट से कोशिया तना हुआ है, ये भी हाई है और टारगेट प्रेशर भी हाई, मान पानी भरा हो ये भी हाई, ऑपरेशन प्रेशर भरा हुआ ये भी हाई और पानी भी है, तो इसका मतलब कि आपका एसपी, आपका सक्शन प्रेशर आपका कम हो जाएगा, और वो आपका कम पानी। तो अब फुल टारगेट होता है, इसका मतलब कि आपका जो है सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टारगेट, जितना पानी चाहिए पूरा भरा, अब और पानी की जरूरत नहीं, वैसे कोई पानी नहीं चाहिए। तो सवाल इसमें दो आता है। एक तो सवाल आपको ये आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से सवाल आएगा कि आपको चलिए, तो अब जो मेन जो हम बात कर रहे हैं आपका, कि पानी पानी अंदर जो है सो कब की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टारगेट प्रेशर, दिस इज आपका सक्शन प्रेशर। तो अब यहीं पर बस हम यहीं पर बात करेंगे कि हमारा ऑस्मोटिक सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, अगर ज्यादा है तो वहां पानी कम है, इसका मतलब कि ऑस्मोटिक के द्वारा पानी अंदर आएगा, और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि पानी लेने की खींचने की टेंडेंसी आपकी ज्यादा होगी, और वैसी स्थिति में पानी आपका अंदर आएगा, और पानी अंदर आता है तो सेल आपको भरता है। तो फैलिड सेल में यही कहता है कि आपका हाई आपका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है और वहां पानी नहीं है। टारगेट प्रेशर क्या आता है, जब सेल के अंदर जो पानी भर जाता है तो वो एक दबाव डालता है पानी सेल को, जैसे सेल बाहर फूलने लगता है, पानी को नहीं आने। तो ऐसी स्थिति में जो है सो पानी को बाहर के सेल को पुश करेगा, वैसी स्थिति में आपका जो है टारगेट प्रेशर जो है झीला, टारगेट प्रेशर कोई पानी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका पानी तेजी से आता है। दोनों अगर हाई, ये भी हाई है टारगेट प्रेशर, तो आपका पानी आएगा धीमे धीमे पानी आएगा, डिफरेंस पर डिपेंड करता है। फुल टारगेट में आता है कि वहां पे जितना टारगेट प्रेशर उतना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपका एसपीजी जीरो, वैसे कोई पानी आपको सेल के अंदर रूट हेयर में नहीं आएगा।
तो ऑस्मेटिक प्रेशर जो है आपका, जो सक्शन प्रेशर, जो ऑस्मेटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, तो ऑस्मेटिक प्रेशर पानी को अंदर खींच रहा है और टर्गर प्रेशर पानी को रोक रहा है। तो नाउ यू कैन, अब ये सवाल का पार्ट है, इसीलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, बाकी तो आपका क्लियर है। डिफ्यूजन कहाँ से होता है? सॉइल और मट्टी हेयर के बीच, स्पेशली गैस के लिए होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली होता है। डिफ्यूजन मोमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट टू लोअर, सॉइल में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, रूट हेयर में ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर जाता है, रूट हेयर से रेस्पिरेशन से CO2 बाहर निकल जाता है। तो ये भी आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन का है। मिनरल जो है सो आपको आयनिक फॉर्म में आता है, जैसे NO3+, K2, तो कैसे प्रवेश करना? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जब सॉइल के अंदर मिनरल कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और रूट हेयर में कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि रूट हेयर अंदर कम होता है, तब मिनरल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और जब मिनरल जा रहा है तो जाहिर सी बात है इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जहां पर विदाउट एनी एनर्जी कोई चीज हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हो या नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे कि व्हाट, तो पैसिव, उसको पैसिव हम कहते हैं। और अगर हमें प्रेस लगाना पड़े और अगर हमें फोर्स लगाना पड़े, एनर्जी यूज करना पड़े, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब सॉइल के अंदर मिनरल कंसंट्रेशन कम होता है तो रूट हेयर के अंदर ज्यादा होता है, तो प्लांट को मिनरल हाई कंसंट्रेशन से लो से हाई कंसंट्रेशन में लाना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब कि जब भी हमें लो से हाई कंसंट्रेशन, लो से हाई जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड वी नीड एनर्जी। तो वैसी स्थिति में जो है सो हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और जहां पर एनर्जी नहीं लगाना वहां पर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। बाकी जो है सो ये तो ठीक है, आपका शुगर फ्लो लोड होता है, दैट इज नॉट, तब बस यही चीज यही है हमारे लिए। तो यहाँ पे मेरा खत्म। अब हम बात करते हैं आपका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज ए इंपॉर्टेंट चीज। ट्रांसपिरेशन का मतलब कि एरियल पार्ट से पानी का निकलना, ठीक है। तो बेसिकली दो चीज है आपका, तीन तरह से ट्रांसपिरेशन होता है। एक एस्टोमेटा क्लियर है, कर्टिकल और लेंटिकुलर। अब तीनों कहाँ कहाँ है? जैसे एस्टोमेटल जो हम लोग बात कर लेते हैं, लीव्स के लोअर एक पार्ट में होता है। 80 से 90% हमारा जो ट्रांसपिरेशन पानी जो इवेपोरेट करता है वो कहाँ से करता है? तो एस्टोमेटल के थ्रू। उससे कर्टिकल जैसे लीव्स का जो है सो आपका जो वैक्सी लेयर जो होता है ना, वहां से जो है सो आपको पानी, आपको उस जो वैक्सी लेयर होता है पत्तियों का, एक तो कि स्टोमेटा और दूसरा कि वैक्सी लेयर जो होता है पत्तियों पे, उस पे उसके वहां से पानी के ऊपर निकलता है। तो ये भी आपका जो है सो 5 से 10% पानी आपका पास करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरा आता है रेक्टिकल मानते हैं कि आपका जो है सो उड बार छाल से होता है ना, वहां से जो आपका पानी निकलता है वो आपका लगभग 1% तक निकलता है। तो ये जैसे तीन आपका होता है। अब इसी को डील होता है एस्टोमेटल क्या है, मैक्सिमम क्या होता है, लास्ट नंबर तो एस्टोमेटल होता है, लास्ट सरफेस एरिया, डायरेक्ट एस्केप पाथवे है ना। तो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन आपका एस्टोमेटल। कर्टिकल क्या है? वैक्सी लेयर क्यूटिन का बना होता है, लीफ एपिडर्मिस को कवर करता है। आपका टॉप लेयर हो गया। जाहिर सी बात है कोई ओपनिंग या क्लोजिंग यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए ये पैसिव है। और इसी जो आपका जो है सो कर्टिकल चूंकि वाटर प्रूफ होता है, और कई बार जो है सो यहाँ से पानी आता है। और बहुत बार देखा है कि जैसे एक्जाइलोप्लाट में था, एक्जेरोप्लाट में था, यहाँ पर थिक काफी कर्टिल मोटा, मतलब मोटा ज्यादा हो जाए पानी कम पास, तो ऑलमोस्ट इसीलिए बनता ही ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके। लेंटिकल क्या है? पूरी स्टेप पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से गैसेस करके अलाउ करते हैं एक्सचेंज, और वही आपका जो है सो आपका लेंटिकल। तो ये तीन तरह से आपका ट्रांसपिरेशन होता है, लेंटिकल आपका एस्टोमेटल, कर्टिकल और लेंटिकल। बाकी अपना ट्रांसपिरेशन बहुत चीजों डिपेंड करता है। जैसे लाइट, अगर लाइट इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी तो आपका डिक्रीज कर जाएगा, है ना। ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जब ट्रांसपिरेशन कम, एवेपोरेशन कम होगा मेरा, विंड चलेगा तो इंक्रीज कर जाएगा, वाटर स्टोरेज होगा तो डिक्रीज कर जाएगा। क्या एवेपोरेशन का में उसी प्रकार। बाकी और भी है, नंबर ऑफ लीव्स एरिया कितना, कर्टिकल थिकनेस कितना है, लीफ ओरिएंटेशन कितना,
अब मैं बात करूंगा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये आपका जाहिर सी बात है कि जो आपका प्लांट में एनिमल में से भी इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें जो है इसको समझना है, समझ रहे हैं ना। बाकी चीज कंटिन्यूटी एक्सेस एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिंगल पेरेंट्स होता है, नो फर्टिलाइजेशन ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल मिटोसिस टाइप में, ठीक है। कटिंग होता है, जैसे आर्टिफिशियल मेथड क्या, कटिंग कर दिए, आपका लेयरिंग कर दीजिए, जैस्मिन ग्राफ्टिंग कर दीजिए, या टिश्यू कल्चर बना, किसी भी तरह से जो है सो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, किसी भी बेस्ड ऑन टोटिपोलॉजी में पूर्ण क्षमता रही। तो कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जैसे स्टेम, जैसे ये पोटैटो, गिंगर और ओनियन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हम लोग किससे प्लांट डेवलप करते हैं, तो तना से करते हैं। कुछ जर्स होता है, स्वीट पोटैटो और दहलिया जो आपको जर्स होता है, और लीव्स है ब्रायोफाइटा अजूबा, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ये होता है ब्रायोफाइटा। मतलब कि अगर लीव का ये हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कि उसको वेजिटेटिव पार्ट जो उसको काटकर बना, ठीक है ना। जस्ट हम बात करेंगे आपका सेक्सुअल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। इसके स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर में बस दो तीन चीज खाली जान लीजिए, और बाकी तो अपना, जैसे एक होता है आपका मेल पार्ट, जाहिर सी बात है, और दूसरा होता है फीमेल, ठीक है। तो जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एस्टेमेन, ये आपका एस्टेमेन लिखा हुआ है, ठीक है। और फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल और कार्पेल, ये आपका पिस्टिल और कार्पेल जैसे आपका, इसी को ज्यादा समझना है, ठीक है। तो पॉलिनेशन इज क्लियर है, हाँ, देखिए आगे, सबसे पहले हम लोग पार्ट को बात करें, ठीक है। जब स्टेमन है, जैसे यहाँ पे जब आप बात कीजिए, तो स्टेमन का पार्ट क्या क्या होता है, एक होता है आपका एंथर, और दूसरा होता है पोलन, ये वाला पोलन ग्रेन है, और फिलामेंट जो है सो ये जो ऐसे जो लंबा लंबा गया हुआ है, ये आपका क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये लंबा वाला गया हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं फिलामेंट, है ना। और ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम एंथर कहते हैं, एंथर का। और इसी के अंदर क्या रहता है आपका, तो ये आपका पोलन रहता है, जिसको कि एंथर, एंथर के अंदर होता है पोलन, ठीक हो गया। आपका फिलामेंट ये हुआ, एंथर ऊपर वाला भाग जो है, और इसके अंदर आपका पोलन ग्रेन होता है, पिस्टिल। और इसी में आप पिस्टिल में क्या क्या होगा, आप देखिए, ये आपका सबसे नीचे क्या हो गया, ये ओवरी हो गया, देख रहे हैं, ये ओवरी हो गया, और इसी के अंदर एग है। अब जो है सो, अब ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। और बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम स्टाइल कहते हैं। तो मेन है कि आपको ये चीज को याद रखना। इसमें तीन होता है, फिलामेंट, बहुत छोटा सा चीज है, फिलामेंट है, जिससे एंथर हो गया, और इसी के अंदर पोलन होता है, और इसमें आपका ये अंदर वाला ओवरी होता है, और स्टिग्मा होता है ऊपर वाला, और बीच वाला होता है स्टेम, ठीक है। चलिए देखिए, तो पॉलिनेशन का मतलब होता है आपका ट्रांसफर ऑफ पोलन एंथर से स्टिग्मा, एंथर समझ रहे हैं, और ये आपका इसमें, और इसमें जो पोलन जो होता है, ये क्या होता है ना, स्टिग्मा में ऊपर जा गिरता है, अंदर वहां से होता है। स्टेप फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द ओवरी, ये आपका ओवुलर, ठीक है ना, ओवरी है, यहां से आता है। अब क्या होता है, पॉलिनेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, ये बात करते हैं, और फ्यूजन होगा, तीन चीज होता है। अब यहाँ पर होता है, सबसे पहले होता है दो टाइप का पॉलिनेशन, कितने प्रकार, स्वपराग, सेम फ्लावर, एक ही फूल के अगर पराग उसी पर गिर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे एंथर टू, इसमें अगर सेम फ्लावर के, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब स्वपराग, जैसे आपका पी और वीट, गेहूं, और इस सब में आपका ये आता है पर पराग,
अगर आपका गैटोनोमी पर स्वपराग मतलब कि सेम प्लांट है लेकिन एक ही पौधे के अलग अलग फूलों के बीच में पेड़ एक ही है। जैसे ये है कि जो फूल है उसी का सब कुछ है, और लेकिन एक ही पेड़ है लेकिन उसमें अलग अलग फूल है, समझ रहे हैं ना। और एक ही पौधे के अलग अलग फूलों के बीच होता है। एक का स्टिग्मा जो है सो दूसरे में एक का जो पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे फूल पे चला जाता है। सेम पार्ट है, सेम प्लांट है, लेकिन आपका जो है फूल अलग है, ठीक है। और एक जेनोगैमी परंपरा मतलब डिफरेंट प्लांट का जो पौधे के बीच उसमें होता है, लीड टू जेनेटिक वेरिएशन यहाँ ज्यादा होता है। पपाया और डेट पॉप इसका मैजा, ये आपका इसकी एग्जाम्पल मैजा का है, ये पेपाया, ये आपका जो है स्वपराग आपका पी और वीट, और ये आपका मैजा, और ये आपका पपाया और डेट पॉप, ये तीन, ठीक है। जस्ट अब देखिए जो सबसे जरूरी चीज है डबल फर्टिलाइजेशन, ये सबसे बड़ी चीज है। और यही हमारा डबल फर्टिलाइजेशन जो है हमारे का एंजियोस्पर्म और गाइनोस्पर्म के बीच में डिफरेंस पैदा करता है। डबल फर्टिलाइजर एक स्पेशल प्रोसेस है जो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के बीच में होता है। मैं बोला एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में अंतर पैदा करता है। इसमें दो फ्यूजन इवेंट्स होते हैं इन द सेम एम्ब्रायोसेक। सेम एम्ब्रायोसेक में होता है दो आपको डिफ्यूजन होते हैं, और इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजर कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं, इसीलिए वहां पर सिंगल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है, पॉलन ट्यूब बनती है, और इस ट्यूब के थ्रू जो है दो मेल गैमेट्स ओव्यूल के पर पहुंचता है। बात समझे? कहने का मतलब क्या हुआ, जो फर्टिलाइजेशन होने के पहले जो है पॉलन ग्रेन कहाँ गिरता है, स्टिग्मा पे गिरता है, और स्टिग्मा, और इसके बाद क्या स्टिग्मा पे गिरता है, वहीं पे आपका पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। और उस ट्यूब में क्या होता है, आपका दो मेल गैमेट्स आपका कहाँ ओवुल तक पहुंचता है, दो मेल गैमेट ओवुल तक पहुंचता है, ठीक है। तो सुटेबल कंडीशन पे ये तो ठीक है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पॉलन ग्रेन गैमेट होता है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है कि पॉलन ग्रेन में से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। पॉलन ग्रेन से क्या हो गया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब में क्या होता है, बीज पहले और एम्ब्रायो सेक तक पहुंचता है। पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट रिलीज होते हैं, यह पॉलन ट्यूब के अंडाशय तक पहुंचता है। अब यहाँ पर दो क्यों होते हैं, अब आपको यहाँ पर नजर आएगा दो पर, एक तो आपका एक पॉलन ग्रेन से क्या एक बनता है, और दूसरा जो होता है वो फूड मेकिंग, दूसरा क्या होता है फूड बनाता है, ट्राइप्लॉइड मतलब कि एक एम्ब्रायो बनाता है। तो पहला क्या होता है आपका जो है एक बना अंडा जो बनता है, इससे पेड़ पैदा होता है, और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वो फूड मेकिंग का है और जो एम्ब्रायो बनाता है, ठीक है। टू मेल गैमेट्स अराइव टुगेदर बट दे डू डिफरेंट जॉब। एक आपको एम्ब्रायो बनाता है, आपका एक बेकिंग होगा, और दूसरा क्या होता है फूड एंडोस्पर्म बनाता है जो आपका अलग। तो पराग नलिका के माध्यम से दो नर युग्म भ्रूण कोश पे पहुंचते हैं, जिसमें एक अंड कोशिका से शरीर में भ्रूण बनाता है और दूसरा दो दुभी नाभिक से त्रिगुण एंडोस्पर्म बनाता है, जो आपका बेसिकली जो है सो वो पोषक उत्सर्जन मतलब कि न्यूट्रिटिव यूसेज के लिए जरूरत होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म का सिंगल फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म ए जाइगोट, नो ट्रिपल फ्यूजन आपको होता है, और एंडोस्पर्म जिसमें हाफ है, मतलब यहाँ पर जो है सो जहाँ दो डबल था यहाँ पर एक ही होता है, और इसीलिए फर्टिलाइजेशन फ्रॉम फीमेल गैमेट इनसाइड द ओवरी होता है, और देयर इज नो ओवरी, कोई ओवरी नहीं होता, इसलिए वहां पर नेकेड आपको फ्रूट बनते हैं। तो यहाँ पे इतना ही से जानने के लिए, बाकी कुछ है नहीं, बाकी तो अपना कुछ टेक्निकल टर्म है। मेजर एजेंट जो होते हैं हमारे, जैसे विंड होते हैं जो पॉल्यूशन में आपको मदद करते हैं, है ना, सीड डिस्पर्सन जो होते हैं ना, तो आपका जैसे लाइट विंग, और जैसे क्वार्टर में देखते हैं कि हवा उड़ जा रहा है, काफी ज्यादा हवा है, वाटर है, हाइड्रोसिक, आपका एनिमल्स है जो इसमें सबसे ज्यादा आपका इंसेक्ट्स वगैरह काफी ज्यादा आपको लेकर जाते हैं। बाकी जो है ऑटो टेंशन बिल्ड इन ड्राई फ्रूट्स, ठीक है।
एक्सप्लोशन हो जाता है उसमें। सबसे बड़ी चीज क्या है, थोड़ा बहुत जैसे मोस्ट फ्लॉरिंग प्लांट आर पॉल्यूटेड बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट द्वारा इंटोमोफाइलिक किया जाता है, कीट से सबसे ज्यादा आपका पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट फ्लावर पे नेक्टर लेने आते हैं और वही प्रोसेस में आपको ट्रांसफर। बीज सबसे ज्यादा आपको माना जाता है एफिशिएंट पॉलिनेटर। फ्लावर्स ब्राइट और सेंटेड होते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। मैक्सिमम पॉलिनेशन बीचेस के मधुमक्खी। तो ये आपका रिप्रोडक्शन था। अब मैं बात करता हूँ आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट थी, जो समझने वाली कि आपका जो है एनजीओएस में इतना याद रखिएगा कि दो आपका डबल फर्टिलाइजर्स एनजीओस्पर्म में होता है और जिम्नोस्पर्म में आपका सिंगल फर्टिलाइजर। वहां पर ओवरी नहीं होता, इसलिए आपको जो है सो आपको वहां पर नेकेड सीड मिलता है। दूसरा डबल फर्टिलाइजर में क्या होता है, एक तो आपको ओवरी, एक तो आपको बनाता है एक, और दूसरा जो है सो उसका फूड वाला चीज बनाता है। वो डबल फर्टिलाइजर। अब मैं बात करूंगा प्लांट हार्मोन, जिसके बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूछे हुए हैं। इसको हम लोग 2-3 केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंट्रोल करता है, छोटी मात्रा में लेकिन बड़ा प्रभाव डालता है। जैसे देखिए, एक होता है आपका ग्रोथ प्रमोटर, जो इसके जो है बढ़ा के वृद्धि को बढ़ाने वाला। इसमें ऑक्सिन होते हैं, जिबरेलियन होते हैं, साइकोटाइन होते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, एथिलीन होते हैं और एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। ये दोनों के दोनों जो है सो ग्रोथ को इनमें की विधि को अवरोध करते हैं। डॉर्मेसी स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो आपको ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकिन जो है सो ये आपको क्या करते हैं, ग्रोथ बढ़ाने वाले से, याद रखिएगा। और ये जो ग्रोथ इनहिबिटर में आपका एथिलीन और एस्कॉर्बिक एसिड, एब्सिक एसिड। मेन फंक्शन ये था सेल इलोंगेट, कोशिका की लंबाई बढ़ाना। और फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है प्रकाश की तरफ झुकना। जाहिर सी बात है कि कोशिका को बढ़ा रहे तो एपिकल जो होता है आपका सिस का जो एपिकल डोमिनेंस सबसे ज्यादा है। तो ऑक्सीजन जो है सो आपको सबसे ज्यादा मेन फंक्शन सेल इलोंगेशन, सेल को बड़ा करते हैं। गिबरेलियन जो है जिबरेलियन सबसे पहले ये स्टेम इलोंगेशन का, दोनों में अंतर समझे। एक आपका सेल इलोंगेशन और एक है कि आपका स्टेम इलोंगेशन, तना लंबा करना। तो गिबरेलियन आपको तना लंबा में और ऑक्सीजन आपका सेल इलोंगेशन। नहीं, सभी तो लंबाई की बातें करते हैं। ब्रेक डॉर्मेसी माने कि दोनों के बीच में जो है सो सीड टर्मिनेशन इसी में आता है। फ्रूट साइज बड़ा करेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि रैपिड स्टीम ग्रोथ के लिए आपको जो है सो गिबरेलियन जरूरत पड़ता है, और जो है सो आपको सेल इलोंगेशन के लिए आपको ऑक्सीजन जरूरत होता है। शूट ग्रोथ यानी कि इसमें जनीन होता है, रूट और शूट ग्रोथ का मतलब, शूट का मतलब ऊपर वाला जहां टिप्स वाला पोर्शन होगा वो ग्रोथ के लिए आपको ऑक्सीजन करेगा, और जो बीच वाला जो स्टेम वगैरह सब बड़े बीच का बढ़ता है वो सब आपको गिबरेलियन। साइटोकिनिन आपका क्या है, तो सेल डिवीजन, डिले एजिंग, पत्तियों को हरा रखता है, प्रमोट्स लैटरल बॉडी, एंटी एजिंग हार्मोन भी इसको ना साइटोकिनिन कहते हैं। मतलब कि अब और दूसरा है, समझिए आपका तीन ही था आपका, ये तीन था ना आपका ना। तो एक आप देख रहे हैं क्या बढ़ाता है, सेल की लंबाई बढ़ाता है, मतलब ये जो टिप्स वाला पोर्शन होगा उसको बड़ा करेगा। दूसरा गिबरेलियन क्या होगा, एस्टेम मतलब बीच वाला पोर्शन को बड़ा करेगा। और तीसरा क्या है, ये आपका जो है सो सेल डिवीजन पे हेल्प करता है। अब समझ गया आपका, प्रमोट आपका सेल डिवीजन। तो डिले एजिंग का ज्यादा हरा रखेगा तो एजिंग कम होगा हमारा। प्रमोट लैटरल बर्थ और एंटी एजिंग हार्मोन भी इसको हम लोग कहते हैं साइटोकिन। दूसरा होता है एथिलीन। एथिलीन है ओनली गैसेस हार्मोन, एकमात्र गैसेस हार्मोन है जो आपको फ्रूट रिपेयरिंग मतलब कि फूलों का पकना में काम आता है, पत्तियों का गिरना और कमर्शियल रिपेयरिंग इसका जो है सो फल पकाने में मेन काम आता है। एबीसी एबिसिस इसको स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। स्टोमेटल को क्लोज कर देगा, डॉर्मेसी इंड्यूस करेगा, मतलब कि ऐसा स्ट्रेस स्थिति आएगा तो क्या होगा, स्ट्रेस वजह से बहुत गर्मी पड़ रहा है तो क्या होगा, अब पानी ज्यादा निकल जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा स्ट्रेस हार्मोन इसको कहते हैं। तो ए बी ए को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं।
तो याद करने के लिए अब बस अब यही है कि एक्सिस जो है ऑक्सीजन जो है ये आपका जो है आपका सेल सेल को बढ़ाता है, मतलब कि जो आपका टिप्स पार्ट होगा, चाहे सूट का टिप्स पार्ट हो या रूट का टिप्स पार्ट हो, बढ़ाने का। गिबेलियन ये आपका क्या करता है, तो स्टेम इलोंगिनेशन पर ज्यादा काम करता है, सीड जर्मिनेशन। और डोर्मेंसी का मतलब कि जाहिर सी बात है निष्क्रियता बंद करे खत्म करते ही ना बढ़ेगा। तो फ्रूट साइज इंक्रीज करता है, बॉटलिंग रैपिड स्टेम ग्रोथ को। और ये आपका साइटोकिनिन ये आपका डेफिनेटली आपका सेल डिवीजन को आपको काम करता है। और डेली और ये जो है एथिलीन आपका गैसियस हार्मोन है जो आपको पकाने के काम करता है। और एबीएस जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो स्ट्रेस की स्थिति में होगा तो आपको क्या करेगा, अब एक्ट करेगा दूसरा कर, बहुत ज्यादा गर्मी पड़त का आपका गार्ड बंद हो जाएगा। इसलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटर भी कहते हैं, डोर्मेंसी इंड्यूस करता है। अब वही चीज है आपको यहाँ पर कर दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे कुछ टर्म्स है, जैसे फोटोट्रोपिक, माने कि जब लाइट की तरफ जो है पेड़ जो है झुकता है, ठीक है। हाँ, एक होता है गुरुत्वाकर्षण की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, रूट नीचे की तरफ बढ़ता है, सूट ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये ऑक्सीजन है। जलानुमा मतलब जल के हाइड्रोट्रोपिक मतलब जल होता है, तो ये आपका क्या होता है, रूट पानी की तरफ बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है पानी खींचता है। टिग्नोट्रोपिक माने कि टच, जाहिर सी बात है कि टेंडल सपोर्ट, ये बहुत में देखा जाता है कि जो है सो क्या होता है, ये जो है सो टेंडल सपोर्ट कहते हैं, कोई चीज को लपेट लेते हैं। ठीक है, क्वालिटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थर्मोप्लास्ट ठीक है, अपना ही जो इम्पोर्टेंट तो बता दिए बाकी। एक होता है हमारा रेस्पिरेटरी कोटियन, एक बार सवाल पूछेंगे। रेस्पिरेटरी कोटियन कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन कोटियन। तो हर के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक होता है, इक्वल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन आपको लेता है। प्रोटीन में आपका 0.8 से 0.9, कम्प्लेक्स शुगर रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। फैट्स और ऑयल यहाँ पे 0.7, वेरी लो ऑक्सीजन कंटेनिंग फैट्स रिक्वायर मैसिव ऑक्सीजन। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में देखना है कि जितना ऑक्सीजन ले रहा है उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। इसका मतलब है कि वहां पर इनपुट और आउटपुट बराबर होता है। प्रोटीन के केस में जो रेस्पिरेशन कोटियन क्या होगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन ज्यादा होगा, इसलिए आपको वहां पर 1 से कम होता है, 0.8 to 0.9 होता है। फैट आपको और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इसमें 0.7 होता है। ऑर्गेनिक एसिड में आपको 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका ये इनफाइनाइट होता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस तो एनारोबिक ऑक्सीजन जीरो से नहीं होती है, ऑक्सीजन जीरो, तो इसलिए आपका क्या होता है, ऐसे में इसका जो है रेस्पिरेशन कोडियंट रेस्पिरेशन जो है वो आपका कोडियंट जो है आपका जीरो होता है, रेस्पिरेटरी कोडियंट आपका जीरो होता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं जो है एक बार सामान्य चीज कि एक बार सवाल पूछे हुए, तो लेकिन ये एक समझ लेना चाहिए किसका क्या होता है, किसका क्या। ओके, तो नाउ दैट्स यही पर हम इसको कोच करते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ। आप इसको देख रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा। ठीक है, अगर कोई आपको जरूरत है तो आप 87896328 पर आप फोन कर सकते हैं किस चीज के, मैं आपको सहायता। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इतना ध्यान दिया।